आप लोग की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं एग्ज़ाम्स के लिए? अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं यूपीएससी के, यूपीपीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ ही गया आई गेस। तो आई होप आप सब लोग बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। अटेंडेंस तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं आती है, पर आई होप आप सब लोग क्लास देखते हो, बाद में भी देखते हो। ज़रूर देखिए, नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ शशांक आईएएस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा आपको कम से कम अफोर्डेबल प्राइसेस में दी जाए। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर वन हमने स्टार्ट करा था। कल हमने थोड़ा सा फैक्ट पढ़ा था, कब स्टार्ट हुआ था, किसी को याद है? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर चला था 2018। किन किन के बीच हुआ था? उन पावर्स को जो यूरोप में दो गुट बट गए थे, कौन कौन से थे? एक सेंट्रल पावर्स, एक एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बुल्गारिया। और इधर कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, बेल्जियम। ठीक है, ये सब कंट्री थे। और हमने उसके बाद देखा कि कैसा था, दुनिया कैसी थी वर्ल्ड वॉर वन से पहले। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि यूरोप का ही दबदबा था, साम्राज्यवादी विस्तार हो रहा था। ये सब हमने कुछ कुछ पॉइंट्स देखे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कारण क्या क्या थे वॉर के। बहुत सारे कारण थे, हमने वो सारे कारण देखे। फिर हमने देखा कि मेजर इवेंट्स क्या हुए थे जिसकी वजह से जिसने वर्ल्ड वॉर होना संभव कर दिया था। एक तरह से इतने टेंशन्स क्रिएट हो गए थे अलग अलग इवेंट से। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, मोरक्कन क्राइसिस, और ब्रिटिश ने एक समझौता किया था, अग्रीमेंट किया था रशिया के साथ। ये सारी चीज़ें जो इस तरह के इवेंट्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर वन की पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया था। अब हमने सारे जो इवेंट्स डिटेल में कवर किए थे, उसके बाद अब हमारा आता है कि हम देखें कि इवेंट्स क्या क्या हुए थे ड्यूरिंग द वॉर। देखिए, आपको पीपीटी खाली दिख रही होगी, ये मैंने जानबूझ के रखी है ताकि मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ें समझा सकूं। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो वो थोड़ा सा हौच पौच है, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए क्या इवेंट हुए। वॉर शुरू हो गया। वॉर कब शुरू हुआ था? देखिए 28 जून को, सॉरी, ये 28 जुलाई को वॉर स्टार्ट हुआ था। पूरे एक महीने के बाद जब आर्च ड्यूक की हत्या हुई थी। आर्च ड्यूक की हत्या हुई थी 28 जून को, और वॉर स्टार्ट हो गया था 28 जुलाई को। तो वॉर में क्या क्या हुआ था अब हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको कल किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। ठीक है, तो देखिए जो वॉर हुआ, कोर्स ऑफ वॉर जो चला, सॉरी, कोर्स ऑफ वॉर जो चला, जो वॉर हुआ वो हम देखते हैं दो जगह पर हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं जल और थल, यानी कि लैंड एंड सी। ठीक है, जल में भी हुआ, थल में भी हुआ, मतलब ज़मीन पे भी लड़ा गया है और पानी में भी लड़ा गया। अभी यहाँ पर नौबत हवा की नहीं आई, आकाश की नहीं आई है नौबत, वो वर्ल्ड वॉर 2 में आती है। अब हम अगर थल की बात करें तो थल में भी हम देखते हैं दो जगह, दो फ्रंट से लड़ा गया है। एक वेस्टर्न फ्रंट और ये ईस्टर्न फ्रंट, मतलब पश्चिमी साइड पे और पूर्वी साइड पे, दोनों पे लड़ा गया है। पर ये क्वेश्चन उठता है कि पश्चिमी और पूर्वी है क्या, किसके पश्चिम और किसके पूर्व में? तो ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने जर्मनी बना दिया। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना सबको समझ में आ रहा है? आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट करिए, मुझे बताते जाइए हाँ क्लियर है, मैं आगे बढ़ती जाऊँ फटाफट। देखिए यहाँ जर्मनी है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बना के बता रही हूँ, ये है लग्जमबर्ग। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया बेल्जियम और ये हो गया आपका फ्रांस। ये बेल्जियम, हाँ ये बेल्जियम, ये, और यहाँ पर इंग्लैंड है, यूके, और ये रहा ईस्टर्न साइड पे रशिया, और नीचे रहा ऑस्ट्रिया हंगरी।
देखिए, ये मैप को सही बनाना मेरा यहाँ पे भी मोटो नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शंस दिखाना जर्मनी को बीच में रख के कि कौन सी कंट्री कहाँ पे आ रही है, ताकि हमें चीज़ें समझना आसान हो जाए। तो ठीक है, जर्मनी यहाँ पर है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, यूके, ये यूके है, और रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ठीक है, ये है। अब हमने जर्मनी को बीच में रखा है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से युद्ध जो है वो आगे बढ़ता गया है, किस तरह से लड़ाइयाँ हुई, उसमें इवेंट्स कैसे कैसे हुए हैं। तो देखिए, अब क्या था कि जर्मनी में वॉर डिक्लेयर हो गया, सब कुछ हो गया। अब हर कोई भी वॉर करने से पहले ना एक प्लान डिसाइड होता है कि हम किस तरह से, एक स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है कि हम किस तरह से लड़ेंगे। तो जर्मनी में भी हुई। उनके एक एडमिरल थे श्लीफेन। देखिए श्लीफेन, यहाँ पर इसको श्लीफेन पढ़ते हैं, श्लीफ। इन्होंने एक प्लान बनाया था जो वर्ल्ड वॉर 1 से काफ़ी पहले बना दिया था। इनको था कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें युद्ध होता है, तो जर्मनी को अपने ईस्टर्न फ्रंट पे और वेस्टर्न फ्रंट में अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। तो किस तरह लड़े कि वो जीत जाए। हालांकि जब विश्व युद्ध हुआ तो ये नहीं थे वहाँ पर, इनका सिर्फ प्लान था, पर इसी प्लान को लागू किया गया। तो देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या था ये प्लान। इस प्लान के तहत एक तो दोनों फ्रंट पे लड़ा जा रहा है, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। तो हम पहले फोकस करेंगे वेस्टर्न फ्रंट पे। तो क्या था, ये जर्मनी था, ये जर्मनी, ये लग्जमबर्ग, ये बेल्जियम, और ये फ्रांस, ये यूके। तो प्लान ऐसा था कि यहाँ पे जर्मनी की सेना है अपने बॉर्डर पे, वो जाएगी, पहले कब्जा करेगी बेल्जियम पे। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। और उसके बाद ये देखिए, ये है पेरिस, ये फ्रांस की राजधानी। उसके बाद वो इस तरह से आगे बढ़ेगी, उसके जो कोस्ट हैं, यानी उस पे कोस्ट मतलब जो किनारा है, उस पे जो पोर्ट्स हैं, उन सबको उनको कैप्चर करते हुए वो यहाँ से ऐसे आगे बढ़ के और पेरिस पे इस तरह से कब्जा करेगी। आप डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन किस तरह की है। इन्होंने ऐसा कुछ प्लान बनाया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन जब एक्चुअल में वॉर हुआ तो जर्मनी की स्थिति पता है कैसी हो गई थी। जर्मनी की स्थिति ऐसी थी कि सोचा था क्या हो गया। कैसे, देखिए, इनका प्लान तो कुछ ऐसा था कि हम 6 हफ्ते में, 6 वीक्स में आराम से हम पेरिस पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में इन्होंने बढ़ना स्टार्ट करा, तो यहाँ पर जब यहाँ से ब्रुसेल्स की तरफ बढ़े, बेल्जियम की तरफ बढ़े, तो यहाँ इनको टक्कर देने में इनके 2 हफ्ते चले गए। तो जो इनके प्लान का सबसे इंटीग्रल पार्ट था, सरप्राइज एलिमेंट, फटाफट हम अटैक करेंगे ताकि जो दुश्मन है उसको तैयार होने का मौका ना मिले, तो वो चीज़ तो हुई ही नहीं। 2 हफ्ते बेल्जियम की सेना ने इनको अच्छी खासी टक्कर दी, और वो पूरा प्रिपरेशन टाइम मिल गया फ्रांस को और यूके को। और यूके फ्रांस के यहाँ पे कोस्ट पे पहुँच के उनके कोस्ट को सबको सिक्योर कर लिया। तो अब जर्मनी के पास कोई चारा नहीं बचा, यहाँ से वो ऐसे गोलाइन में ना घूमते हुए, आर्च बनाते ना घूमते हुए, डायरेक्ट पेरिस की तरफ ऐसे बढ़ने लगी। आई होप आप सब लोग देख पा रहे हो कि किस तरह से बढ़ रही थी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जर्मनी कभी भी पूरी तरह से पेरिस पर नहीं पहुंच पाई थी। वो पेरिस से एक टाइम था जब 20 मील दूर पर थी। ठीक है, 20 मील दूर पर थी। लेकिन जैसे जैसे जर्मनी की सेना पेरिस की तरफ बढ़ती जा रही थी, जो सेना के लोग थे वो कहीं ना कहीं उत्साह उनका कम हो रहा था, वो उनमें थकान ज़्यादा बढ़ रही थी। और इस बीच हमने देखा कि फ्रांस और यूके की सेना को पूरा भरपूर मौका मिल गया था, प्रिपरेशन टाइम मिल गया था कि वो जर्मनी की सेना से लड़ सके। तो अभी दोनों टक्कर की सेनाएं हैं। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये युद्ध आप समझिएगा 4 साल चला है, तो 4 साल एक जगह पर खड़े होके इस तरह से युद्ध करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन 4 सालों में बहुत तरीके चेंज हुए। तो अगले साल इन तरीकों में एक तरीका था जो 1915 में इन लोग ने अपनाया। किसने, फ्रांस ने भी और जर्मनी ने भी। ये देखिए, अगर मैं मान लूँ कि ये जो फ्रांस है, मैं एक बार दूसरा फ्रांस समझिए ऐसे अच्छा सा बना दे रही हूँ।
तो जर्मनी फ्रांस में घुस चुका है लेकिन पेरिस तक नहीं पहुंचा है। तो जब ये 20 मील दूर था ना, तो पता है फ्रांस गवर्नमेंट ने क्या करा। 20 मील बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। 20 मील मतलब आप समझिए अगर सुबह पहुँचे हैं तो 20 मील वो लोग दोपहर या शाम तक कवर कर सकते हैं, अगर जो दुश्मन की सेना है वो बहुत ज़्यादा उनको टक्कर नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पे तो टक्कर मिल रही है। लेकिन फिर भी फ्रांस की सरकार ने क्या किया, फ्रांस की सरकार, क्योंकि पेरिस में ही पूरी सरकार का सारा कामकाज होता है, तो उन्होंने सीधे सीधे अपना पूरा कामकाज उठा करके एक यहाँ पे शहर था बोर्डू, इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता दे रही, BEA, बोर्डू, सॉरी, EAUX, इसको बोर्डू पढ़ते हैं। ये फ्रांस का एक शहर था। पूरा सारा कामकाज इन्होंने यहीं पर लाकर रख दिया। अब देखिए, क्योंकि अब 20 मील पहुंच चुकी है, 20 मील कैपिटल से पहले खतरा तो हो गई, तो फ्रांस की और यूके की जो गवर्नमेंट सेना थी वो टक्कर दे रही थी। तो इन लोगों ने क्या, किस तरह से टक्कर के लिए अपने आप को बना के भी रखे, डिफेंस भी दे सके, उस पर अटैक भी कर सके। तो इन लोगों ने क्या किया, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस पार्ट को बोलते हैं नो मैन लैंड। मैं आपको बताती हूँ क्या। ये इधर जर्मनी की सेना ने और इधर फ्रांस की सेना ने ट्रेंचेस बना दी। ट्रेंचेस क्या, खाई। तो अब स्टार्ट हो गया ट्रेंच वॉरफेयर। देखिए, इसको बोलते हैं ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच वॉरफेयर यानी खाई युद्ध स्टार्ट हो गया। इन्होंने क्या करी, यहाँ पे ट्रेंचेस बना ली, उस ट्रेंचेस में खड़े होकर ये एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। अब ट्रेंच वॉरफेयर इस तरह का सिस्टम था लड़ाई का, ना कोई जीत रहा था ना कोई हार रहा था, तो उसमें दोनों को और लड़े जा रहे थे। 1915 से ये लोग लड़े जा रहे थे। तो आखिरकार 1917 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ कैमराय। इसमें पहली बार टैंक्स का प्रयोग हुआ। टैंक्स का प्रयोग हुआ पर बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर नहीं हुआ, छोटे स्केल पर हुआ। लेकिन ये देख लिया गया कि टैंक्स को यूज़ करने से जो ये गतिरोध उत्पन्न हो चुका है खाई युद्ध के कारण, ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, उस गतिरोध को ख़त्म किया जा सकता है। और 1918 में यही हुआ। 1918 में ही लड़ाई ख़त्म होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गतिरोध था, खूब सारे टैंक्स यूज़ करके एलाइड फोर्सेस ने सेंट्रल पावर्स को हराया था। ठीक है, तो अब ट्रेंच वॉरफेयर की मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ट्रेंच वॉरफेयर में कभी भी ट्रेंचेस, खाई आपने देखा होगा, आपने अगर मूवीज़ देखी हो बॉर्डर और इस तरह की युद्ध वाली मूवीज़ देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि ऐसे ज़मीन का एक नीचे पार्ट होता है जिसमें खड़े होकर सिपाही लड़ते हैं। तो ये ऐसे ही छोटा मोटा पार्ट नहीं था, ये बहुत इन्होंने अच्छे से बनाया हुआ था। कोई भी ट्रेंच ऐसे सीधी नहीं बना गई थी कि अगर यहाँ पे दुश्मन आ जाए और उसने गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी तो सब लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं था। ट्रेंचेस की शेप उन्होंने इस तरह से रखी थी। ठीक है, एक ट्रेंच थी जो फ्रंट पे लड़ रही होगी, है ना, और एक उसके पीछे ट्रेंच होगी कुछ मील दूरी पर, जिसमें जो सेना को सुविधाएं चाहिए होती हैं वो सारी यहाँ मुहैया कराई जाती थी। जैसे कि आप समझ लीजिए अस्पताल हो गया, क्योंकि सेना का कोई भी घायल होगा सैनिक तो उसको डेफिनेटली फर्स्ट एड दी जाएगी, उसको भर्ती किया जाएगा। दूसरा उनके खाने पीने का ऑफिसर्स यहाँ पे होते थे। और तीसरा एक यहाँ पे रिजर्व जो है वो टुकड़ी रहती थी कि कम पड़ जाएंगे तो यहाँ से मंगा लिया जाएगा। और इन ट्रेंचेस को ऐसे कनेक्ट करती थी ये कम्युनिकेशन लाइन। तो इतना सॉलिड नेटवर्क था ट्रेंचेस का, तभी तो ये 4 साल 3-3.5 साल चल पाए अच्छे से। ठीक है, और दूसरी चीज़, इनके बीच मतलब ये जर्मन ट्रेंच हो गई, ये फ्रेंच ट्रेंच हो गई, इनके बीच ज़्यादा गैप नहीं होता था। ये फ्रांस में अभी लड़ रहे हैं और बीच में जो ये आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी डेफिनेटली रह तो पाएगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से गोलीबारी सब हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नो मैन लैंड, मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो हमने इस तरह से आपको 1917 में मैंने बताया बैटल ऑफ कैमराई हुई, जिसमें टैंक्स का पहली बार प्रयोग किया गया और ये देखा गया कि टैंक्स की मदद से हम इस गतिरोध को हटा सकते हैं।
तो एलाइड पावर्स ने बहुत बड़े स्केल पर टैंक्स का प्रयोग करा और जर्मनी की सेना को खदेड़ दिया। और उसी के बाद हम देखते हैं कि यहीं पे ये एक डिसाइसिव पॉइंट होता है जो कि किसके एलाइड पावर्स के फेवर में होता है। यहाँ पे एलाइड पावर्स इस तरह से जीत जाती हैं। तो बीच बीच में कुछ बैटल्स हुई हैं, जैसे एक बैटल होती है 1916 में, 2 बैटल्स होती हैं, बैटल ऑफ वेर्डुन और बैटल ऑफ सोम। इन दोनों बैटल्स में भी, ये 1916 में बैटल्स होती, इसमें क्या होता है कि थोड़े से वो अपने चीज़ें चेंज करके युद्ध कर रहे होते, लेकिन फिर भी स्टेलमेट यानी गतिरोध नहीं ख़त्म होता। पर ये होता है कि दोनों तरफ की जो सैनिक होते हैं, दोनों तरफ के जो साधन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नष्ट हो गए होते हैं। मतलब अगर ऐसी 1-2 बैटल्स हो जाती तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरफ की तो एक बार हार हो ही जाती। तो ये जो था, ये वेस्टर्न फ्रंट, मैंने आपको समझाया कि वेस्टर्न फ्रंट पे किस किस तरह से लड़ाइयाँ हुई थी, किस किस तरह से जर्मनी लड़ा था, किससे, यूके से और फ्रांस से। अब हम देखते हैं, ये देखिए, ये मैंने मुझे मिल गया था प्लान, फोटो मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपको जर्मनी दिख रहा है, ये नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस। मैंने आपको यही शेप बताई थी कि इसी शेप में फ्रांस ने जर्मनी की सेना ने सोचा था कि वो पेरिस पे कब्जा करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें इस तरह से कुछ आना पड़ गया था, सीधा सीधा। तो इस वजह से वो श्लीफेन प्लान जो है वो काम नहीं करा। अब देखिए, अब आते हैं ईस्टर्न फ्रंट पे। हमने वेस्टर्न फ्रंट देख लिया, ईस्टर्न फ्रंट आता है। देखिए ईस्टर्न फ्रंट पे कौन है? रशिया है, ठीक है। अब रशिया का क्या हुआ, रशिया ने बहुत जल्दी अपने सैनिक को मोबिलाइज कर लिया, ठीक है। यही हमने कारण देखा था कि जर्मन ने मना किया था कि आप अपने सैनिकों को, अपनी आर्मी को मत मोबिलाइज करिए, पर रशिया नहीं मानी। तो जब फुल फ्लेजेड वॉर छिड़ गया तो रशिया ने बहुत जल्दी अपनी सेना को मोबिलाइज कर लिया। लेकिन रशिया ने क्या गलती कर दी, रशिया ने एक साथ ही अटैक कर दिया जर्मनी पर और ऑस्ट्रिया हंगरी पर। अब ऑस्ट्रिया हंगरी को तो ये आराम से उसने 1914 में रशिया ने आराम से इसका एक राज्य कैप्चर कर लिया था ऑस्ट्रिया हंगरी का, जिसे बोलते हैं गैलिशिया, ठीक है। इसको बहुत आराम से कैप्चर कर लिया। पर जब भी जर्मन फोर्सेस के साथ ये रशिया के सैनिक भिड़े, तब उनको हार का सामना करना पड़ रहा था। और उस हार में रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था लोगों का, प्लस उसने जो वेपन्स और आर्म्स तैयार करे थे इतने सालों के, वो एकदम से नष्ट हो जा रहे थे। तो रशिया के लिए जर्मनी से हारना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर था, वो हताश होता जा रहा था। और एट द सेम टाइम जर्मनी के लिए बहुत अच्छा था, जर्मनी के लिए बहुत मोटिवेटिंग था, जर्मनी का मोरल बहुत बूस्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसका प्लान जो है श्लीफेन प्लान इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, पर ईस्टर्न फ्रंट पे एटलीस्ट वो रशिया को खदेड़ने में सफल हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जर्मनी ने रशिया की सेना को हर बार खदेड़ा और उसके जो कुछ एरियाज थे उन पर भी कब्जा करा। जैसे 1914 से पहले पोलैंड नाम का कोई भी देश नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि जर्मनी ने उस एरिया पर, जिसे आज पोलैंड कहते हैं, जो कभी रशिया के अंडर आता था, वो उसको कैप्चर कर लिया था। अब 1915 में अगले साल का मैं बताती हूँ कि एक साल हो गया। यहाँ पर अभी देखिएगा क्या हुआ, रशिया हताश हो गया। तो यहाँ पे रशिया हताश तो हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक और चीज़ चल रही थी कि अगर टर्की बीच में आ गया, टर्की तो अभी है ही नहीं, है ना, टर्की मीन्स ऑटोमन एम्पायर, अगर ये बीच में आ गया और इसने स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स पे को ब्लॉक कर दिया, तो रशिया की फूड सप्लाई, आर्म सप्लाई, ये सब बंद हो जाएगी,
ठीक है, ये देखिए मैंने इसके लिए आपको अच्छे से समझ में आए एक पिक्चर रखी है ताकि आप देखिए। ये टर्की है, ये आज का टर्की है, और ये देखिए ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये ब्लैक सी है। इस ब्लैक सी के थ्रू ही रशिया में जो सप्लाईज होती हैं, फूड सप्लाई, मटेरियल सप्लाई, आर्म सप्लाई, वो इसी के थ्रू होती हैं। पर इसमें जाया कैसे जाता है? इसमें जाया जाता है ये स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल से। ये देखिए, ये आपको शायद दिख रहा। तो रशिया को एक्चुअल में डर था कि टर्की, ऑटोमन अम्पायर जो है, इसको ही ना बंद कर दे रशिया का सामान लाने ले जाने के लिए, और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। कब हुआ हम देखते हैं, और इसके लिए ऐसा ही हुआ अगले साल। टर्की ने, ऑटोमन अम्पायर ने वो डार्डेनल्स की स्ट्रेट बंद कर दी, रशिया का सप्लाई रुक गया। अब यहाँ पे जो इसके दोस्त नेशन थे, यानी कि बेल्जियम, फ्रांस, बेल्जियम तो खैर लड़ ही रहा था, मेन जो बड़ी पावर्स थी यूके और फ्रांस, वो थोड़ा सा चिंतित हो गए थे कि रशिया को सप्लाई, आर्म सप्लाई, फूड सप्लाई कैसे की जाए। अब देखिए टर्की ने बंद कर दिया, यहाँ पे रशिया के दोस्त चिंतित हैं इनको कैसे करा जाए, सप्लाई पहुँचाई जाए। तो डेफिनेटली वो लोग खाली तो बैठेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या करा, एक कैंपेन लॉन्च करा, गैलीपोली। बड़ा अच्छा कैंपेन था। क्या था इसमें? इनको लग रहा था कि ऑटोमन अम्पायर जो है वो वीक हो गया है, तो अभी इस पर अगर हम अटैक करेंगे तो वो बहुत ही वाजिब समय रहेगा कि अटैक करने के बाद हम इसे आराम से जीत सकते हैं। आराम से हम इसे जीत लेंगे तो हम डार्डेनल्स की स्ट्रेट खोल देंगे रशिया के लिए, और उसके आराम से सप्लाई चला जाएगा। और जो बाल्कन स्टेट्स में अलग अलग छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं वो भी हमारे साथ हो जाएंगी, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम ऑस्ट्रिया हंगरी को साउथ की डायरेक्शन से, यानी ये देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये नीचे की तरफ से हम अटैक करके आराम से जीत सकते हैं। ये बहुत, इन्होंने गैलीपोली कैंपेन कुछ ऐसा सोचा। किसने सोचा? एलाइड पावर्स ने, यानी मेनली यूके और फ्रांस ने। कितना प्यारा प्लान है ना, आराम से हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, है ना। हम भी तो यूपीएससी में कुछ ऐसे ही प्लान बनाते ना एग्जाम्स में, कि आराम से इतने घंटे पढ़ेंगे तो हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, फिर हमारा मेंस निकल जाएगा, और फिर हम इस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। पर जब स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। टू द सरप्राइज ऑफ एलाइड पावर्स, टर्की ने इतना अच्छा रेजिस्टेंस दिया कि वो जीत ही नहीं पाए। डार्डेनल्स, उनका प्लान था कि वो इस्तांबुल को डार्डेनल स्ट्रेट के थ्रू जाएंगे, इस्तांबुल को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टर्की ने इतना उनको कंपटीशन दिया, बिल्कुल डट कर खड़े रहे, लड़े, और अल्टीमेटली यूके और फ्रांस की जो सेनाएं थी वो वापस चली गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उन्होंने जो प्लान बनाया था वो कुछ हो पाए। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद रहेगा, गैलीपोली कैंपेन था। ठीक है, अब 1900 अगर हम बात करें, हाँ, ये कैंपेन फेल हो गया। फिर 1916 में फिर से एक बार जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज थी, यानी यूके, फ्रांस, इन्होंने रशिया को बोला आप एक बार और अटैक करो। ठीक है, क्योंकि हमें ना जर्मनी को बिजी रखना भी ज़रूरी है। अगर हम ईस्टर्न फ्रंट से उसे छोड़ देंगे तो वो अपनी सेनाएं सारी वेस्टर्न फ्रंट पे ले आएगा, हमारे लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसने रशिया को बोला आप एक बार और कोशिश करो ताकि अटैक करने की, ताकि हम किसी तरह जर्मनी को बिजी रख सके। तो रशिया ने ऐसा ही करा, उसने ऑस्ट्रिया हंगरी में घुस गया, वहाँ के लोगों को कैदी बना लिया, वहाँ पे सामान वामान लूटा, जो भी करना था आराम से किया। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जर्मनी आता है और आराम से इन सेनाओं को खदेड़ के चला जाता है। मतलब ईस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी रशिया को टिकने ही नहीं दे रहा था। रशिया अगर जीत रहा था तो वो ऑस्ट्रिया हंगरी से ही जीत रहा था, जर्मनी से नहीं जीत पा रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी में भी जैसे उसने लास्ट में 1916 में अटैक करा, जर्मनी की सेनाएं आई और एकदम से खदेड़ के रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ 1916 तक तो ईस्टर्न फ्रंट पे भी रशिया कोई टक्कर नहीं दे पा रही, पर 1917 कोई मुझे बता सकता है 1917 बहुत ईस्टर्न फ्रंट के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ईयर है, किस वजह से? कोई बता सकता है मुझे?
गुड मॉर्निंग सुनीता। आप सबको समझ में आ रहा है इतना? पहले मुझे इस क्वेश्चन का रिप्लाई करिए। 1917 बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो। किसी को आंसर पता है कि मैं बता दूं? देखिए 1917 में रूस में यानी रशिया में क्रांति हो गई थी, जिसके बाद उसमें 2 क्रांतियां थी, एक फरवरी और एक अक्टूबर। इसे मार्च और नवंबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वो आपको जब रूसी क्रांति होगी तो बताया जाएगा कि ऐसे क्यों डिफरेंस है अक्टूबर या नवंबर। तो ये नवंबर की क्रांति के बाद वहाँ पे बोल्शेविक गवर्नमेंट आ गई थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी, और उसने विड्रॉ कर लिया था, कहा हम नहीं युद्ध का पार्ट बनेंगे। तो अब क्योंकि कुछ भी करने के लिए उसने तो बोल दिया हम युद्ध का पार्ट नहीं बनेंगे, पर जर्मनी कहाँ मानेगा? तो जर्मनी को मनाने के लिए उसने एक संधि करी है। किसके साथ? जर्मनी के साथ, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटॉस। उसमें उसने काफ़ी सारी बहुत ही हार्श ट्रीटी थी। जर्मनी ने बहुत हार्श कंडीशंस रखी थी, जैसे कि उसने बोला कि आप ना हमें अपना एस्तोनिया, लातविया, लिथुनिया वाला जो एरिया है हमें दे दो, है ना। तो वो भी दे दिया गया। बहुत सारा एरिया रशिया को छोड़ना पड़ा था युद्ध से निकलने के लिए। तो ये इसके साथ ट्रीटी हुई जर्मनी और रशिया के बीच में। किसके बीच में? जर्मनी और रशिया के बीच में। और इसी ट्रीटी के थ्रू रशिया किससे बाहर आ गया? विश्व युद्ध 1 से बाहर आ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हार था किसके लिए? ये झटका था बेसिकली एलाइड पावर्स के लिए। पर उनको ये झटका बहुत ज़्यादा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब रशिया निकला है उससे कुछ टाइम पहले ही यूएसए ऑलरेडी एंट्री ले चुका है। अब यूएसए एंट्री ले चुका है तो यूएसए बेसिकली पहले नहीं चाहता था एंट्री लेना, ठीक है। वो धीरे धीरे अपना जो खाने का और जो वेपन्स होते हैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड वो सप्लाई कर रहा था एलाइड पावर्स को, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर क्या हुआ कि जब हमने देखा कि कोर्स ऑफ वॉर में हम लोग ये सेनाएं समुद्र में भी लड़ी हैं, तो इसी में एक चीज़ हुई कि जर्मनी ने एक ऐसी बोट पर, एक ऐसी शिप पर हमला कर दिया जिसमें बहुत सारे अमेरिकन्स भी थे, ठीक है। तो इस वजह से वो हमले में वो अमेरिकन्स मारे गए थे। जो वहाँ का सामान था उस पर भी बहुत नुकसान हुआ है, अमेरिका के सामान पे भी। तो इस वजह से यूएसए को फोर्सफुली लाया गया है कहाँ पर? विश्व युद्ध 1 में। तो अब वो यूएसए के आने से एक तो यूके की फूड सप्लाई बढ़ गई, आर्म सप्लाई बढ़ गई, लोग उसको सैनिक मिलने लग गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एलाइड पावर्स का मोरल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। किसकी वजह से? यूके की एंट्री की वजह से। तो अब मैंने आपको बताया कि किस तरह से ईस्टर्न फ्रंट पे चीज़ें ख़त्म हो गई।